पुरुष करना। तो ये शिकायत तो नहीं रहेगी लोगों को कि आपके पास स्त्री कभी नहीं है। बहरहाल हम लोगों ने जब से लिखना पढ़ना शुरू किया है लगभग 30-40 साल हो गए, मैं समझता हूँ कि जितने महत्वपूर्ण कवियों को हमने पढ़ा है वे सब शुरुआत में हमने राजकमल के माध्यम से ही जाना। हिंदी के बड़े कवि रचनाकार जिनकी तमाम कविताएं हमें नहीं मिलती थी, प्रतिनिधि रचनाओं के रूप में हमने पढ़ा और कहना चाहिए कि हमारे जो काव्य संस्कारों को विकसित करने में एक बड़ा हाथ इन कविता संग्रहों का रहा है। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं जब लिखना शुरू कर रहा था तब कल्पित जी और अजंता जी के साथ कहें और उनके सानिध्य में उनके साहचर्य में हमने लिखना शुरू किया और आज हम उनके साथ बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। राजस्थान की हिंदी कविता की जब बात की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि वो कल्पित जी और अजंता जी के बिना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये हमारी राजस्थान की ही नहीं बल्कि हिंदी कविता के दो बहुत ज़रूरी कवि हैं। दोनों की अपनी एक बहुत अलग तरह की व्यापक रेंज है और जब हम इनकी कविताएं पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हमें महसूस होता है कि कविता कितने गहरी, संश्लिष्ट और जटिलतम यथार्थ को व्यक्त करने की सबसे बड़ी कला है। हमारे साथ आज अंकिता जी हैं और भाई विजय राही हैं। अंकिता जी से मेरा बहुत अधिक परिचय नहीं, लेकिन पढ़ता रहा हूँ और संयोग की बात है कि आप राजस्थान से ही हैं। और विजय राही को हमने शुरू में एक शायर के तौर पर देखा था और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम जो संगठन प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए हैं उसकी खोज की तरह हमारे सामने विजय राही मौजूद है जो आज हिंदी के तमाम महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में छप रहे हैं। संगठनों का जो काम है वो एक ये भी है कि नए लेखकों को तैयार करना, उनको संस्कारित करना। बहरहाल हम आज की काव्य पाठ की शुरुआत में चाहूँगा कि अंकिता जी से बहुत बेहतर होगा। हमारे बीच बहुत अच्छे महत्वपूर्ण श्रोता हैं, उत्तर आप सब लोग लेके आए कुछ कविताएँ पढ़ें उनकी तरह। जब ये किताब राज पांडुलिपि के रूप में जब राजकमल के पास गई तो एक बहुत सुंदर संपादन हुआ उसका और चेतन क्रांति जी जो इसके संपादक हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अलग अलग भागों में बांटा है। जो बात हुई कि चैप्टर्स में ये किताब में उसके भाग हैं अलग अलग। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मैं कहीं से भी पढ़ती हूँ लेकिन इस बार इस सुंदर संपादन के सम्मान में मैं अलग अलग भाग से ही पढ़ूँ। तो पहला भाग है जैसा कि जीवन में होता है प्रेम। तो प्रेम से एक कविता व्यतीत। इंतजार करते हुए वक्त नहीं हम बीते हैं और इंतजार कराने वाला सोचता रह जाता है कि जितना छोड़ गया था उससे कम कैसा था। तो ये थी व्यतीत। अगली कविता है मंच निर्देशन। मैं चाहती हूँ तुम वाक्य की शुरुआत सुनो से करो जिससे साफ हो जाए कि ये कहानी मेरे लिए। वैसे तो तुम दफ्तर के जूनियर्स और पार्टियों में कितना ही ज्ञान बांटते थे, उन लोगों से फर्क करने के लिए मुझसे पूछो मेरे काम के बारे में। बिना राय के मेरी मदद मांगो और अपनी घबराहट का खुलासा करो। लगेगा कि कुछ बात हुई हमारी, कि सिर्फ बातें बनाकर नहीं चल रहे। हमारे मामूली मर जाने के डर से
भेजा रहा है, आज उसके लिए किसी को बुलाकर ला रहे हैं। उसके बाद जाकर कुछ देर पार्क में बैठे, फिर शायद तसल्ली हो। सब कुछ देख ही लिया हमने आकर, जिंदगी यूं ही हमारे हाथों से छूटती नहीं जा रही। अगली कविता, तुम ही देवता। तुम्हें जानने के पहले मैं ईश्वर को नहीं मानती। वह न मुझे दिखता था, न सुनाई देता था, न तो चिट्ठियां लिखता था, और अब मुझे यकीन हो गया है कि वह है। तुम मुझे मिलते नहीं, तुम्हारी चिट्ठियां आती है, ना आते हैं फोन कॉल, ना मैसेज, पर तुम्हारे किसी पुराने टेस्टामेंट में तुमने हमेशा मेरे साथ होने का वादा कर रखा है। तो मेरा ख्याल है कि तुम होगे ही, और शायद ईश्वर भी होगा कहीं ना कहीं। पाठ से कविता है दुख की जगह। तो बहुत सारे पाठ जो जीवन हमें सिखाता है, उसमें दुख तो हम सबके हिस्से में आता है, तो इसलिए दुख की जगह। दुख कहीं भी आपको दबोच सकता है, एक से एक असुविधाजनक मौके पर, मीटिंग के बीच, ठीक आपके बोलने की बारी से पहले, निवाले में लिपट अटक सकता है गले में, हंसी की कील से लेकर धब्बा कर सकता है। उसे सोचना सीखना चाहिए, संवेदनशील शांत होना, दबे कदमों से आना जब सही वक्त। पर कब, कौन सा समय हमने सुनिश्चित किया है? कौन सी जगह जहां उसे मान से बिठा पूछा जाए कैसे हो? अगली कविता गंतव्य। चलती ट्रेन, पाए डाल पर बर्फ पांव, खिड़की की छड़ों पर सुन्न उंगलियां, छत पर पेचीदा आंसुओं में रुझे फूले, यह सब कहीं न कहीं पहुंचने के लिए। क्या वाकई कोई ना समझ मान सकता है खुद को पहुंचा हुआ बिना सफर किए? मृत घोष। उसके आखिरी दिनों में कभी टूथपेस्ट की ट्यूब को 2 टुकड़ों में काटा हो तो तुमने देखा होगा कितना कुछ बचा रह जाता है। तब भी जब लगता है सब खत्म हो गया, जिंदगी का कितना बड़ा टुकड़ा अक्सर फेंक दिया जाता है, मरा समझ। पहचान एक भाग्य है, तो उसमें से कविता है भले घर की लड़की। भले घर की लड़की वह भेंट दी जाती है पुरुष को, उसके साथ पाई नहीं जाती। अपने भीतर के वेग को नाखूनों से भेद और सिकोड़ मरोड़ देती। उसकी जांघों, तकियों, कपड़ों, कागजों में सबूत मिलते हैं उसकी गड़ी उंगलियों के। हर काम की तरफ बड़ी ही शांति से अपने नवजात स्वप्नों को नमक चढ़ा अंतिम नींद सुलाना भी जानती है। उसकी नकली मुस्कान देख चिड़िया के चहचहाने का सा एहसास होता है, जिसकी भाषा समझने की जरूरत महसूस नहीं होती, पर सुनकर लगता है चलो सब ठीक है। एक नई पेशकश। मेरी तरह तुम भी ऊब तो गए होगे जरूर, जब बार बार तुम्हारे पांव के नीचे खुद को पाने वाली बिकते भर की जंगली फूल में अपनी कपकपाती पंखुड़ियों से तुम्हें वही पुरानी अपनी शोषण की कविता सुनाती, या जानते हुए कि प्रशंसा गीत गाकर भी अब जान नहीं बचेगी। एक मरते इंसान की आखिरी ख्वाहिश, उसकी बुदबुदाहट वह खुद भी ठीक से नहीं सुन पाती और आत्म घृणा से खिसिया कर मर भी जाती। अब आपकी बात कुछ नया करें, एक नया खेल विचार करें। इस बार मैं तुम्हें एक भीड़ गीत, उछलते नारे और खीसे निचोड़ते तारे से मिलने आती, खासा मजा आएगा। क्या कहते हैं? जमाना बदल गया, जमाना बदल गया है।
पढ़ने ओढ़ने की आज़ादी थी जब तक मैं सलीके से बैठी। अब पहले वाली बात नहीं रही, जितना जी चाहा पढ़ पाई, जब तक की उम्र शादी के लायक नहीं होगी। जब प्रेम विवाह कर पाई अपनी ही जाति में, चकित रह गई देख कर जमाना कितना बदल चुका था। और इसलिए क्योंकि जमाना बदल चुका था, अपने साथ लाया दहेज रख पाई हमारे संयुक्त खाते में। नया जमाना आ चुका है, दोस्तों के साथ मिलकर हंसने की छूट थी। जब मंडप में पंडित का बताया हुआ वचन दोहरा रही थी, मैं पराये मर्दों के सामने नहीं हंसी। जो ये जमाना बदला न होता तो पहले थप्पड़ के बाद चिल्लाकर कैसे अपना गुस्सा दिखा पाती, ना ही परिवार को बता पाती, जिन्होंने याद दिलाया कि मेरा फैसला मुझे ही निभाना है, कि अब बहुत देर हो चुकी, पर साथ ही मेरे पति को भी समझाया क्योंकि जमाना बदल चुका है। ताली दोनों हाथों से बजती है जब वो आग बबूला हो, दूसरे को पानी होना चाहिए, घी नहीं। खासकर जब वो आपके बर्थडे केक पर मोमबत्ती भी जलाता। जी हाँ, जमाना जो बदल चुका है। दोबारा दफ्तर जाने का मन तो करता है, लेकिन हर शाम घंटे भर के लिए मैं जो चाहे कर सकती हूँ। जब बच्चे अपने प्यारे पापा को खेल का मैदान बनाते हैं, इसलिए क्योंकि जमाना बदल रहा है, फिर वक्त हो जाता है पापा के फेवरेट टीवी शो का। जब मम्मी जी पापा जी आए तो फिर रह सकती हूँ जैसे अपने मम्मी पापा के सामने, बस सब ढका रहे। और ये तो कोई भी देख सकता है कि जमाना बदल गया है। जायदाद में अब मेरा भी हिस्सा है। वाकई जमाना कितना बदल गया है। हाँ, कोई शरीफ बहन अपनी छोटी बात पे क्यों अपने भाई से लड़ना चाहे। जरूरी है जो मिला हो उसकी कदर कर पाना, हर फिक्र को चूल्हे के धुएं में उड़ाते चले जाना, तब जाकर सराहा जा सकता है जमाना किस हद तक बदल चुका है। परिवेश जो हमारा समाज है, हमारे आसपास, उसकी कविता मैं और देश। होटल के 650 रुपए के मेरे कमरे में LCD टीवी थी, रजाई थी। अपनी चादर को पांव जितना फैलाने की कोशिश में बंद LCD निहारते मैं सो गई। कुछ समय के लिए मैं देश हो गई। नेपथ्य तो कई सालों तक मैंने नाटक किया है और उसकी कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित ये कविता है। गांव में होता है नाटक, फिर चर्चा, सवाल जवाब, लोग कहते सुनाई देते। नाटक अच्छा था, जानकारी भी मिली, अब कोई नाच गाना भी दिखा दो। हमारी सच्चाई टोली कहती वो तो नहीं है हमारे पास। फिर आवाज आती है, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। वे जानते हैं हम सरकार संस्था नहीं, लेकिन जैसे हम जाते हैं गांव ये सोचकर कि शायद वहाँ रह जाए हमारी कोई बात, वे हमें विदा करते हैं आशा करते हुए कि शायद पहुँच जाए शहर तक उनकी कोई बात। विस्मरण। मंडी से आया आलू घंटों पानी के कटोरे में पड़ा रहता है, फिर रगड़ा जाता है, दृढ़ निश्चयी अमृतों द्वारा। मिट्टी के हर कण से उसे मुक्त कर, छील काट कर रूप बदल जाता है। हल्दी उसे अपने रंग में सारोबार कर देती है। थाली तक आते आते भूल चुका होता है वह भी मिट्टी से सने उन हाथों को जो धरती के भीतर जा उसे दुनिया में लेकर आए। और यह उसके व्यक्त में, क्योंकि नाजुक सफेद कांच की प्लेटें भरभरा कर टूट जाएंगी अगर उनके जहन पर आ पड़ा ऊपर खाबड़ पूरी हथेलियों की स्मृति का बोझ। आलू फिर से हो जाएगा दूध। एक कविता है मकान। अंततः मैंने वह मकान पा लिया जिसकी हर खिड़की से पेड़ दिखता है। औरत होने के नाते मुझसे उम्मीद हो गई मैं उसे घर बनाऊं। मैंने देखा अपने चारों ओर बिना कुछ किए सब फल फूल रहा है। उस दिन पहली दफा मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई, किसी को मेरी जरूरत पड़ी।
मैं बेढंगे तौर से सोफे पर पसंद किताब पढ़ने। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता। और अब मैं भाई विजय राय को और दूंगा। विजय राय